जहां से पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई थी, दूसरे पार्ट की कहानी भी वहीं से शुरू होती है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जस्तीपल्ली गांव में कोई ब्लैक मैजिक करता है, ऐसी अफवाहें थी और इन अफवाहों की वजह से कविता का भाई रमेश कुमरी को मार देता है। कुमरी का भाई कांस्टेबल जंगैया अपने भाई के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करता है। मीडिया में यह केस बहुत पॉपुलर होता है और आखिर में जंगैया अपनी भाभी लक्ष्मी और दोस्त बालाजी को बताता है कि ब्लैक मैजिक करने वाला कोई और नहीं, कुमरी ही था और वो मरा नहीं, जिंदा है। इसके बाद जंगैया अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ कुमरी भी कविता को लेकर केरला के इडुक्की जंगलों वाले इलाके में होता है। पहला पार्ट यहीं पर खत्म हुआ था और अब दूसरे पार्ट की कहानी शुरू करते हैं। इधर जस्तीपल्ली में हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कुमरी के जाने के बाद अपने पहाड़ी वाले घर पर बहुत उदास होती है। आज पूर्णिमा की रात थी और हर साल कुमरी उसे लेकर यहाँ आता था। खैर अगली सुबह वो फिर से अपने बेटे को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। घर पर बालाजी उसका इंतजार कर रहा होता है। पूछने पर बालाजी उससे कहता है कि जब मैं शराब पीता था तब मेरी वाइफ रमला मेरे साथ रहती थी और जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया तब वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे फ़ोन किया था, उसकी तबीयत ख़राब है और वो मुझसे पैसे मांग रही है और मेरे पास पैसे ही नहीं है। लक्ष्मी उसे अपनी ज्वेलरी दे देती है और कहती है कि कुमरी के जाने के बाद ये ज्वेलरी मेरे किसी काम की नहीं है, तुम इसे बेचकर रमुला को पैसे भेज देना। बालाजी ना चाहते हुए भी मजबूर होकर उसे उसकी ज्वेलरी ले लेता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक नया इंस्पेक्टर रविंद्र नायक आता है। कुमरी का केस ही जस्तीपल्ली का सबसे मशहूर केस था और यहाँ आते ही रविंद्र सबसे पहले कुमरी के केस को ही इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वो जानना चाहता है कि जब जंगैया यह केस जीतने वाला था तो उसने आखिरी मोमेंट पर अपना केस विड्रॉ क्यों कर लिया। वो पुलिस स्टेशन में अपने कांस्टेबल से कहता है कि जंगैया शायद लालची रहा होगा और पैसों की लालच में उसने यह केस विड्रॉ किया होगा, जिसके बाद रमेश से पैसे लेकर गायब हो गया होगा और इसीलिए लक्ष्मी ने भी उसके जाने के बाद कोई केस नहीं किया। तब एक कांस्टेबल रविंद्र को बताता है कि जंगैया के गायब होने के बाद लक्ष्मी यहाँ केस करने के लिए आई थी, लेकिन मैंने ही उसे मना करके वापस भेज दिया था क्योंकि वो लोग निचली जाति से हैं और आपको नहीं पता कि निचली जाति वालों के साथ यहाँ कैसा बर्ताव किया जाता है। लेकिन मैं कभी नहीं मान सकता कि जंगैया ने यह सब कुछ पैसों की लालच में किया होगा। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है। और इन सब के बीच में हैदराबाद से एक फैमिली अपनी बेटी सिमरन का मिसिंग केस लिखवाने के लिए भी पुलिस स्टेशन में आती है। सिमरन का मिसिंग केस याद रखना। इसके बाद उस बूढ़े कांस्टेबल के साथ मिलकर रविंद्र जंगैया के मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वो पूछताछ करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी के घर जाता है। घर पर लक्ष्मी के पास रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला संभैया भी होता है। रविंद्र के आने के बाद संभैया वहां से चला जाता है, लेकिन आप लोग संभैया को याद रखना। अब रविंद्र लक्ष्मी से पूछताछ कर रहा होता है, तभी पुलिस को देखकर बालाजी भी वहां आ जाता है। रविंद्र बालाजी से उसका फोन लेता है और उन दोनों से कहता है कि मैं जंगैया के मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं और तुम दोनों मेरे प्राइम सस्पेक्ट हो, इसलिए मुझसे पूछे बिना शहर से बाहर मत जाना। तभी कांस्टेबल रविंद्र के पास आता है और बताता है कि जस्तीपल्ली गांव के बाहर जो पुराना मंदिर कई सालों से बंद पड़ा है, उसके बाहर हमें गांव के दूसरे सरपंच की लाश मिली है। दूसरी तरफ हम हैदराबाद में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक लड़के प्रकाश को देखते हैं, जो कि अपने बॉस देव पटेल के पास आकर उसे बताता है कि मैंने जस्तीपल्ली गांव के बाहर पड़े मंदिर में रिसर्च की है और मेरी रिसर्च कहती है कि उस मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है और हमें यह बात गवर्नमेंट को बतानी चाहिए। देव उससे कहता है कि किसे और कैसे कब बताना है मैं जानता हूँ, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो अब तुम 2 महीने की छुट्टी लेकर दुबई चले जाओ और वहाँ एंजॉय करो। इसके बाद बाहर आकर देव दुबई में अपने एक दोस्त को कॉल करके प्रसाद की इन्फॉर्मेशन देता है और उसे ख़त्म करने के लिए कहता है। इधर इंस्पेक्टर रविंद्र अब जंगैया का मिसिंग केस, सिमरन का मिसिंग केस और कुमरी का मर्डर केस, इन सभी केसेस को एक साथ इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि कुमरी अभी भी जिंदा है। इसके एक हफ्ते बाद हम देखते हैं बालाजी को, जो कि स्वामी अयप्पा दर्शन के लिए केरला के सबरीमाला मंदिर गया होता है। वो रास्ते में एक जगह पर चाय पी रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कुमरी पर। वो कुमरी को देखते ही उसे बुलाना चाहता है, लेकिन ब्लैक मैजिक याद आते ही डर जाता है और चुपके चुपके उसका पीछा करने लगता है। कुमरी जंगल में एक जगह पर जाता है और आखिरकार कुमरी उसे देख लेता है। वो बालाजी के पीछे से आकर उसे पूछता है कि गांव में सब कुछ ठीक तो है ना। खैर वो दोनों एक दोस्त की तरह बातें करते हैं
और इसके बाद अगली रात कुमरी बालाजी को लेकर इडुक्की के जंगलों में एक सुनसान जगह पर जाता है। वहाँ एक तांत्रिक होता है। वो कुमरी को देखते ही उससे कहता है कि तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो। इसके बाद कुमरी उस तांत्रिक और उसके अनुयायियों के साथ मिलकर एक विधि परफॉर्म करता है और बालाजी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर डर जाता है। अगली सुबह जब बालाजी की आंख खुलती है तो बालाजी पूरी तरह से हैरान होता है। वो कुमरी से पूछता है कि तुम जानते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों को जान से मार रहे हो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और अब कुमरी उसे अपना मकसद बताना शुरू कर देता है। और फ्लैशबैक में हम पहले पार्ट में हुई घटनाओं के बीच की कहानी को देखते हैं। दरअसल एक रात कुमरी अपने घर पर सो रहा होता है, तब वो अपने गांव के बाहर बंद पड़ी मंदिर का सपना देखता है कि जैसे उस मंदिर में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है और वो मंदिर कुमरी को अपने पास बुला रहा हो। अगली सुबह कुमरी जल्दी जल्दी में उस मंदिर के पास जाता है। वो मंदिर के भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि आखिर आप मेरे सपने में बार बार क्यों आते हो, मुझे कुछ तो बताओ। इसके बाद वो अपने अंकल के पास जाता है। उसके अंकल कुमरी से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक सपना है। तुम उस गांव में रहते हो, बार बार उस मंदिर के पास से गुजरते हो, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन दूसरे दिन जब कुमरी अपने घर पर खाना खा रहा होता है तब कुमरी को उसके अंकल का कॉल आता है। कुमरी भागकर अपने अंकल के पास जाता है। तब कुमरी के अंकल उसे बताते हैं कि मंदिर का जो सपना तुम देखते हो वो कोई मामूली सपना नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। दरअसल कई सालों पहले एक राजा ने उस मंदिर को बनवाया था और राजा ने उस मंदिर के नीचे अपना सारा खजाना छुपा दिया था और फिर अपने खजाने को प्रोटेक्ट करने के लिए राजा ने नागबंधन, एक तरह का मंत्र है जिसे राजा ने अपने खजाने को बांध दिया था और आज भी कई सारे सांप मंदिर के उस खजाने की रक्षा करते हैं। ये बात मुझे, मेरे पापा के साथ साथ तुम्हारे पापा को भी पता थी। मेरे पापा और तुम्हारे पापा ने नागबंधन को खोलने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, लेकिन अपने अंतिम पलों में तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम्हारा हाल भी वैसा ही हो, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इन सब चीजों से दूर रखूं। लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत को यही मंजूर था कि तुम उस नागबंधन को खोल सकोगे, लेकिन यह क्रिया करने के लिए तुम्हें उसकी नरबली देनी होगी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और यह क्रिया तुम्हें इडुक्की के जंगलों में करनी होगी। कुमरी अभी अपने अंकल से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे गांव से एक और अंकल का कॉल आता है और वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। यह घटना हमने पहले पार्ट में देखी थी। खैर, अपने अंकल से मंदिर की सच्चाई जानने के बाद कुमरी और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है। और अगले दिन इत्तेफाक से उसके ऑटो में एक लेडी पैसेंजर आती है जो कोई और नहीं, कविता होती है। कविता को देखते ही कुमरी को अपना बचपन का प्यार याद आ जाता है और उस दिन से ही वो कुमरी का पीछा करना शुरू कर देता है और एक दिन मंदिर में वो कविता से मिलता है। कविता सामने से उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। कुमरी उससे पूछता है कि स्कूल के टाइम पर तुम मुझसे प्यार करती थी, क्या अब भी करती हो? कविता कहती है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा, क्योंकि हम दोनों की शादी हो चुकी है। उस दिन से ही कुमरी को समझ में आ जाता है कि आखिर उसे किसकी नरबली देनी है। इसके बाद कुमरी अपनी क्रिया शुरू करने से पहले वास्तु पूजा करने के लिए दिन में मंदिर के अंदर जाता है। वो अपनी पूजा कर रहा होता है कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कुमरी छिप कर देखता है तो वो लड़की कोई और नहीं, सिमरन होती है, जो कि मंदिर में सरपंच के साथ होती है। सरपंच ने पूरे गांव वालों को बताया था कि सिमरन उसकी बेटी है, लेकिन यहाँ कुमरी को पता चल जाता है कि सिमरन सरपंच की बेटी नहीं है, क्योंकि सरपंच सिमरन के ऊपर हाथ फेर रहा होता है। और उन लोगों को भी मंदिर के नीचे दबे हुए खजाने के बारे में पता है, लेकिन इनकी स्टोरी मैं आगे बताऊंगा ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। कुमरी यहाँ से वापस आ जाता है और उस रात कुमरी कविता के साथ साथ सिमरन के ऊपर भी ब्लैक मैजिक रेणुका अवतारम परफॉर्म करता है। अगले दिन रेणुका अवतारम का असर शुरू होते ही कविता और सिमरन दोनों के बदन पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। सिमरन सरपंच के घर से भागकर हैदराबाद वापस जाना चाहती है, लेकिन अपने प्लान के हिसाब से सिमरन को रास्ते में कुमरी अपने ऑटो के साथ मिल जाता है। इधर कविता के घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर को रिश्वत देकर शराब पिलाकर कुमरी उसका अबॉर्शन करवा देता है और फिर कविता को सिमरन से बदल देता है। इसके बाद कुमरी कविता को लेकर अपने अंकल के पास जाता है। वो दोनों मिलकर कविता के ऊपर रेणुका अवतारम को रिवर्स करके कविता की जान बचा लेते हैं। विधि पूरी होने के बाद कुमरी का अंकल उससे कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ।
कल की पूजा तुम्हें अकेले ही करनी होगी। यहाँ अंकल उस पूजा की बात कर रहा होता है जो पहले पार्ट में कुमरी ने शमशान में चिता के पास किया था, क्योंकि दूसरी तरफ सिमरन के मुंह पर काफी ज्यादा दाने निकलने की वजह से कविता के घर वाले सिमरन को कविता समझकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर सिमरन सरपंच की बेटी नहीं है तो है कौन? इसको समझने के लिए 6 महीने पीछे एक बार फिर से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास चलते हैं। 6 महीने पहले सिमरन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती थी और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड देव पटेल के पास आती है। उसने जस्तीपल्ली मंदिर पर अपना रिसर्च कंप्लीट कर लिया था। वो देव को बताती है कि इस मंदिर के नीचे जरूर कोई खजाना दबा हुआ है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास हमें एक अजीब किस्म का पौधा, क्लाइमेट में चेंजेस और कई अजीब तरह के सांप भी दिखाई देते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। सिमरन की रिपोर्ट सुनने के बाद देव पटेल सरपंच को मिलने के लिए अपने पास बुलाता है। वो सरपंच से पूछता है कि आखिर तुम्हारे गांव के बाहर जो मंदिर है उसे बंद क्यों किया गया था। सरपंच कहता है कि उस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति एक टांग पर खड़ी है और इसी को अपशगुन मानते हुए 20 साल पहले मंदिर के पुजारी ने मंदिर बंद करने के लिए कहा था। कुछ दिन बाद देव पटेल के कहने पर सिमरन गांव में उस मंदिर की जांच करने के लिए आती है और किसी को कुछ पता ना चले इसलिए सरपंच ने पूरे गांव में अफवाहें फैला दी थी कि सिमरन उसकी बेटी है। वो सिमरन को अपने साथ मंदिर में ले जाकर जांच कर रहा होता है, तभी कुमरी ने उसे देखा था और कुमरी के रेणुका अवतारम परफॉर्म करने की वजह से अगली सुबह ही सिमरन के बदन पर दाने निकलने लगे थे। सुबह सुबह सरपंच ये देखकर हैरान हो जाता है। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जल्दी जल्दी में शहर जा रहा होता है, लेकिन पहले पार्ट में जैसा आपने देखा था रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि सरपंच की मौत हो जाती है। इधर रात में सिमरन भी सरपंच के घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे मिल जाता है कुमरी। इसके आगे सिमरन के साथ जो हुआ वो तो आपको पहले से ही पता है। दूसरी तरफ क्रिया पूरी होने के बाद अगली सुबह अपने अंकल के कहे मुताबिक कुमरी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। कुमरी के अंकल उसे एक छोटे से प्याले से एक दवा पीने के लिए देते हैं। वो कुमरी के हाथों में एक धागा बांध कर उससे कहते हैं कि जब तक यह क्रिया पूरी नहीं हो जाती तुम अपना ख्याल रखना और ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। और इस तरह से कुमरी कविता को लेकर केरला आ जाता है। और इस पूरे मोमेंट को याद रखना क्योंकि अभी भी इसमें एक और ट्विस्ट बाकी है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। बालाजी कुमरी से कहता है कि इसका मतलब तुम कविता को यहाँ नरबली देने के लिए, उसे मारने के लिए लेकर आए हो। तब कुमरी कहता है कि मारने के लिए नहीं, उसे मार चुका हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले ही कुमरी ने अपनी क्रिया पूरी करने के लिए कविता का गला काट दिया था। उससे बहने वाला खून कुमरी एक प्याले में इकट्ठा कर लेता है और अपनी क्रिया पूरी करने के लिए उस खून को पीता है, उससे स्नान करता है और ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता है। अपने सीधे साधे फ्रेंड कुमरी के मुंह से उसकी ही दरिंदगी की कहानी सुनने के बाद बालाजी डर जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि तभी झाड़ियों के बीच में से बाहर आता है इंस्पेक्टर रविंद्र। मैंने पहले ही बताया था रविंद्र जंगैया सिमरन और कुमरी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो बालाजी का फोन ट्रैक कर वो भी कुमरी की कहानी सुन चुका था। रविंद्र कुमरी को गिरफ्तार करके उसे वापस जस्तीपल्ली थाने चलने के लिए कहता है, लेकिन कुमरी उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उन दोनों के बीच काफ़ी लंबी फाइट चलती है और इस दौरान कुमरी का पैर फिसल जाता है और कुमरी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। रविंद्र और बालाजी दोनों पहाड़ी के नीचे जाकर पूरी रात कुमरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमरी उन्हें नहीं मिलता। अगली सुबह बालाजी बहुत परेशान होता है। वो रविंद्र से कहता है कि कुमरी पहले जैसा नहीं रहा है, वो पूरी तरह से एक अलग आदमी, एक तरह से जानवर बन चुका है। उसने कविता को यहाँ लाकर बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। उसकी बातें सुनने के बाद रविंद्र उससे कहता है कि तुम सच्चाई नहीं जानते। यहाँ लाकर उसने जिस औरत को मारा है वो कविता नहीं, तुम्हारी वाइफ रमुला थी। यह सुनते ही बालाजी को एक और झटका लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब रविंद्र उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन और उसे जो कुछ भी पता चला था उसके बारे में बताने लगता है। दरअसल उस रात जब कुमरी कविता को बचाने के लिए रेणुका अवतारम को रिवर्स करने की विधि परफॉर्म कर रहा था, तो उस दिन एक पक्षी की वजह से कुमरी के मंत्र में बाधा आ जाती है और मंत्र रुकने की वजह से
बीच में ही कविता की मौत हो गई थी। कविता की मौत के बाद कुमरी का अंकल कुमरी के पास जाता है। वो कुमरी से सब कुछ छुपा लेता है और उससे कहता है कि पूजा की विधि पूरी हो चुकी है, तुम फिलहाल अपने घर जाओ, कल सुबह रेलवे स्टेशन आ जाना, मैं कविता को मना कर रेलवे स्टेशन लेकर आ जाऊंगा। कुमरी के जाने के बाद उसका अंकल कविता के बालों से एक वशीकरण मंत्र करके कविता के बालों से एक धागा तैयार करता है और रात में ही वो रमुला को मिलने के लिए बुलाता है। वो रमुला से कहता है कि जैसा तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी जिंदगी भर कुमरी के साथ रहना चाहती हो, तो मैं तुम्हें कुमरी के साथ रहने का एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उसके साथ केरला जाना होगा और जैसा कुमरी कहे वैसा ही करना होगा। रमुला तुरंत इस बात के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल रमुला कुमरी के अंकल की भांजी है। बचपन में रमुला थोड़ी सी पागल होती है और एक पागल खाने में उसका इलाज चल रहा होता है और एक दिन अंकल रमुला से मिलने के लिए पागल खाने में जाता है। तब उसके साथ कुमरी भी होता है और कुमरी को देखते ही रमुला को उससे प्यार हो जाता है। उस दिन के बाद से रमुला हमेशा कुमरी को देखना चाहती थी। तब अंकल रमुला से कहता है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगी और पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारी शादी कुमरी से करवा दूंगा। लेकिन कुछ सालों के बाद अंकल को बिना बताए कुमरी ने लक्ष्मी से शादी कर ली थी। तब रमुला बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो मरना चाहती है, लेकिन उसका अंकल उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस उसे देखना चाहती हो ना, तो तुम्हारी शादी करवाने के बाद मैं उसके बगल में ही तुम्हारे लिए एक घर का इंतजाम कर दूंगा। और इस तरह से रमुला कुमरी की पड़ोसन बन जाती है। लेकिन कुमरी को पता भी नहीं था कि रमुला उसके रिलेटिव्स में है। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर कुमरी का अंकल वो धागा कुमरी के हाथ में बांध देता है और उस धागे की वजह से कुमरी को रमुला के रूप में भी कविता दिखाई देती है। कुमरी रमुला को कविता समझकर केरला लेकर चला जाता है और एक दिन मौका देखकर कविता समझकर उसकी नरबली दे देता है। रविंद्र से अपनी वाइफ रमुला के बारे में सुनने के बाद बालाजी को यकीन ही नहीं होता। फिर रविंद्र उससे कहता है कि 2 दिन बाद पूर्णिमा है और मुझे यकीन है कि कुमरी उस दिन मंदिर में कुछ ना कुछ जरूर करेगा और हमें हर हाल में उसे रोकना ही होगा। और इसी के साथ 2 दिन बाद हम कुमरी को देखते हैं जो कि अब मंदिर में वापस आ जाता है और वो नाग बंधन तोड़ने की विधि परफॉर्म कर रहा होता है। अचानक से बहुत सारे सांप आकर कुमरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन मंत्रों की वजह से वो कुमरी को कुछ भी नहीं करते और फिर कुमरी उन सांपों के बीच में से होता हुआ मंदिर के तहखाने में चला जाता है। कुमरी तहखाने में एक बहुत ही अजीब सी चीज देखता है, वो डर जाता है। लेकिन सीन यहाँ से कट हो जाता है और अगले ही सीन में हम कुमरी को उसकी पहाड़ी वाले घर पर देखते हैं। आज पूर्णिमा है और लक्ष्मी वहाँ कुमरी की याद में बैठी होती है। वो कुमरी को देखते ही उसके गले लग जाती है। कुमरी उससे कहता है कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। कुमरी तुरंत उसके लिए बड़े प्यार से खाना बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। इसके साथ ही लक्ष्मी उससे पूछती है कि क्या आपको मंदिर का खजाना मिल गया। यह सुनते ही कुमरी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी उससे कहती है कि मुझे आपके अंकल ने सब कुछ बता दिया है। इसके बाद वो कुमरी को अपनी कहानी सुनाने लगती है और एक बार फिर से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। दरअसल अपनी बहन कविता की मौत के बाद रमेश बहुत नाराज होता है। वो एक दिन लक्ष्मी के बेटे चिन्नू के स्कूल जाता है। वो स्कूल में धमकी देकर कहता है कि चिन्नू का बाप काला जादू करता था, इसलिए मैं इस बच्चे को स्कूल में पढ़ने ही नहीं दूंगा और अगर आपने इसे स्कूल में आने दिया तो मैं पूरा स्कूल जला दूंगा। स्कूल वाले डर के मारे चिन्नू को स्कूल से निकाल देते हैं। अगले दिन लक्ष्मी उसे लेकर रमेश के घर जाती है। वो उन सब से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि कुमरी ने जो किया उसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसे पढ़ने दो। लेकिन रमेश उसकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं होता। बहुत रिक्वेस्ट करने रोने के बाद रमेश की माँ लक्ष्मी से कहती है कि तुम अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हो तो ऐसा इस गांव में मुमकिन नहीं है, तुम कहीं और चली जाओ। जिसके बाद लक्ष्मी वहाँ से कुमरी के अंकल के पास बगल वाले गाँव में चली जाती है। उसके बाद कुमरी के अंकल ने लक्ष्मी को सब कुछ बता दिया था। लक्ष्मी कुमरी से पूछती है कि क्या आप सच में मुझसे ज़्यादा कविता से प्यार करते हो। कुमरी कहता है कि देखो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, खजाने के लिए ये सब करना ज़रूरी था। लक्ष्मी कहती है कि आपने जो किया वो गलत नहीं, वो पाप है। आपने सरपंच को मारा, आपने सिमरन को मारा और आपने रमुला को भी मार दिया। दरअसल शुरू में मैंने आपको रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले संबैया के बारे में बताया था और संबैया ने उस दिन लक्ष्मी को बता दिया था कि रेलवे स्टेशन पर मैंने रमुला को कुमरी के साथ जाते हुए देखा है। इसके बाद लक्ष्मी कुमरी से कहती है
कि आपके अंकल को लगता है कि आपने रमला को कविता समझ के मारा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको पता था कि आपके साथ कविता नहीं रमला है। दरअसल कुमरी ने रास्ते में ही अंकल का बांधा हुआ धागा निकालकर फेंक दिया था और वो जानबूझकर रमला को अपने साथ लेकर केरला चला गया था। और ये बात लक्ष्मी को उसकी ही एक फ्रेंड ने बताई थी जो उस वक्त ट्रेन में ही थी। इसके बाद लक्ष्मी कुमरी को बताती है कि जब अंकल मुझे ये सब कुछ बता रहे थे तब मैंने उनसे पूछा था कि क्या किसी को मारना पाप नहीं है। तब अंकल ने कहा था कि किसी को मारना पाप है लेकिन बलि देना पाप नहीं है, लेकिन दोनों एक ही बात है। लालची लोग अपने लालच और स्वार्थ के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन मैं अपनी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। उस दिन मैंने अंकल के खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया था और आज तुम्हारे खाने में जहर मिलाया हुआ है। इधर जहर का असर होते ही कुमरी को खून की उल्टियां होने लगती हैं। लक्ष्मी उसे ठीक से बैठाकर उससे कहती है कि हम गरीब हैं, हमारी लाइफ ऐसी ही रहेगी, अगर इसमें कोई बदलाव लाना है तो वो पढ़ाई करके लाना होगा। इसलिए मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया है और मैं भी तुम्हारे साथ यह जहरीला खाना खाकर मर जाऊंगी। लक्ष्मी भी वह जहरीला खाना खाने लगती है। तभी एक अनजान आदमी उनके घर आता है और आते ही वो लक्ष्मी को गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि रविंद्र और बालाजी दोनों कुमरी और लक्ष्मी का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रविंद्र को कुमरी के भाई जंगैया का कॉल आता है। जंगैया उत्तराखंड में एक नागा बाबा के पास होता है और मंदिर का नाग बंधन खोलने के लिए वो नागा बाबा को अपने साथ जस्तीपल्ली लाने की तैयारी कर रहा होता है। आखिर में हम देव पटेल के साथ रविंद्र और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक और लड़की को देखते हैं और ये तीनों उसी अनजान आदमी के साथ होते हैं जिसने लक्ष्मी को गोली मारी थी। और तीसरे पार्ट के अनाउंसमेंट के साथ ही यह फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं कि आखिर कुमरी जानबूझकर रमला को अपने साथ लेकर केरला क्यों गया था। क्या बालाजी भी रविंद्र के साथ मिला हुआ है? मंदिर के बाहर गांव के दूसरे सरपंच को किसने मारा था? कुमरी का भाई जंगैया उत्तराखंड में क्यों था और वो रविंद्र को रिपोर्ट क्यों कर रहा है? और सबसे आखिर में सवाल आता है कि कुमरी ने मंदिर के तहखाने में आखिर क्या देखा था? और इन सवालों का जवाब आपको इसके तीसरे पार्ट में मिलेगा। जब भी इसका तीसरा पार्ट रिलीज होगा मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। थैंक यू।